पंकज जी आ रहा हूं, आप दूध जैसा क्लीन हो जाइए। सतीश जी, ओके, आपने मृत्युंजय जी ऑल्सो नो। हाँ बता रहा हूं सतीश जी, मैं आपसे विनम्रता से कहता हूं, आपने कहा कि मैं सेलेक्टिव तथ्य कोट कर रहा हूं, आपने तो बयान दिया, एक सोर्स नहीं कोट किया आपने। कोट करिए जो भी आपने एक को बोला, एक का सोर्स कोट करिए, बोलिए कौन सी जेपीसी गठित हुई थी बीजेपी के कहने पे, बोलिए। देखिए किस उसमें गठित हुई थी? अरे बीजेपी बताइए ना, नाम बताइए ना सर। आप सेलेक्टिव, आप तो कौन तथ्य नहीं बोले कहने, बोलिए। अरे नहीं देख, बताइए नाम बताइए ना, कौन सी? मैं आपसे बोल रहा हूं किस विषय पे जेपीसी गठित हुई बीजेपी कहने पे? हाँ जेपी, अरे भाई बोफोर्स के समय, स्टॉक मार्केट के समय बीजेपी उसकी अग्रणी लोग, अग्रणी में से थी। हर बार में आपके सीएजी के रिपोर्ट दो लोग आए जो बाद में आपके पॉलिटिक्स में शामिल हो गए। कार्रवाइयां सतीश सब तो हो ही रहा है। सतीश तो आप भी कर देते ना, छोड़िए हटाइए, मेरा फैक्ट गलत है। सतीश जी आप सुनिए, अरे अब सुनिए, अरे छोड़िए, काहे बात तो सुनिए, काहे आप उत्तेजित हो रहे हैं भाई? सतीश जी, आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इतना निराधार, हास्यास्पद और देखिए तो झूठी बात कहेगा। वो फोर्स की जेपीसी बीजेपी की वजह से हुई थी, 2 सांसद थे बीजेपी के। और सुनिए, हमने आरोप नहीं लगाया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया था, और यह कह के वो सरकार से बाहर आए थे। और वो आरोप भी कैसे लगाया था? फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भारत के शेयर मार्केट में राजीव गांधी के समय होने वाले घोटाले के लिए एक एजेंसी हायर की थी जिसका नाम था फेयरफैक्स। आप और पंकज जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार यदि ये बात नहीं जानते, मैं नहीं मान सकता। इसका मतलब सरासर झूठ बोल रहे हैं आप बैठकर। उस फेयरफैक्स एजेंसी ने कुछ संदिग्ध अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन पाया। बकौल आपके फाइनेंस मिनिस्टर वीपी सिंह ने यह विषय राजीव गांधी के संज्ञान में लाया, और जब उन्होंने इस पर कार्रवाई करने से मना किया तो सरकार से वो बाहर आ गए। सरकार के अंदर से बात उठी थी, कहां अच्छा जेपीसी में बीजेपी कोई सदस्य था क्या जो वी शंकरानंद के जमाने में बनी थी, और वी शंकरानंद उसके अध्यक्ष थे, और उसके बाद उसमें कुछ नहीं निकला, और बाद में जांच हुई और राजीव गांधी पे एफआईआर दर्ज हुई 1990 में। तो माने वाला इसे हवा मत बोला करिए। आप कहते हैं सेलेक्टिव तथ्य फला। पंकज जी, अब मैं बताता हूं आप लोगों की सेलेक्टिव एमनीसिया क्या है। सेबी के बारे में भारत का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि ऐसा कुछ नहीं था, और यूएस कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ अटॉर्नी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और वो अटॉर्नी पॉलिटिकली प्रोसेस था, वह रिपोर्ट सबमिट हुई। कोई कार्रवाई दिखाइए जो आदेश हो यूएस कोर्ट का, कोई आदेश नहीं था, बल्कि यूएस कोर्ट का आदेश हिंडनबर्ग के बारे में था कि यह सबमिट नहीं करेगा। उसके बाद आप लोग शुरू हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, तथ्यों पे बात किया करिए। और फिर मैंने बताया सारी की सारी बातें जब जब भारत की संसद का सत्र शुरू होता है ठीक उससे पहले आती हैं। ठीक एक दिन पहले पेगासस की रिपोर्ट की डेट आपको याद जुलाई 18 जुलाई, संसद का सत्र 19 जुलाई, मणिपुर का वीडियो 19 जुलाई 2023 में, और संसद का सत्र 20 जुलाई। और सुनिए किसानों वाली रिपोर्ट 3 फरवरी 2021, संसद का सत्र 31 जनवरी 2021। ये तो हम पार्लियामेंट में बता चुके हैं साहब, सब दिखाई पड़ रहा है कि विदेश की कौन सी शक्तियां थी। अगर अंदर वाले न मिले होते तो ये भी नहीं हो पाता। और भारत सरकार की मजबूती थी कि लाख कोशिश करके भी जॉर्ज सोरोस जो ब्रिटेन में करने में सफल हुए, जो साउथ एशियन शेयर मार्केट यानी जापान और सिंगापुर में करने में सफल हुए, वो भारत में करने में सफल नहीं हो पाए। सतीश जी वापस आ रहा हूं। पंकज शर्मा जी तथ्यों पे बात करते हैं। वो हिंडनबर्ग की दुहाई दे रही थी कांग्रेस पार्टी, हिंडनबर्ग के ब्रांड एम्बेसडर्स बन गए थे हमारा विपक्ष। मृत्युंजय जी आपसे भी सवाल पूछूंगा, ये आरजेडी भी उसका पार्ट थी। पंकज जी अब क्या बोलेंगे? कोई किसी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन गया था। यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने जो बातें कही थी एक औद्योगिक घराने के बारे में, वो सत्य है या नहीं है, वो सत्य है या नहीं है। 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए। वैसे तो विपक्ष की कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई कुछ सुनता नहीं है, और 11 लाख करोड़ इसलिए नहीं डूबे कि एक रिपोर्ट आई जिसमें तथ्य थे, और उन तथ्यों के आधार पर इस देश में यह वातावरण बना कि एक औद्योगिक घराना कुछ ऐसे काम कर रहा है जो शेडी हैं, जिन पर कुहासा है। इस वजह से शेयर बाजार डूब गया। इस वजह से नहीं डूबा कि प्रतिपक्ष ने वो मामला उठाया। प्रतिपक्ष तो कोई भी मामला उठाएगा ही। फिर आप टाइमिंग की बात करते हैं। टाइमिंग को छोड़िए कि मणिपुर का वीडियो कब आया, रिपोर्ट संसद सत्र शुरू होने के कितने दिन पहले आई, ये बताइए ना कि उस रिपोर्ट में कही गई बातें ठीक थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो उनका प्रतिकार क्यों नहीं किया?
और फिर सुधांशु जी की बातें सुनकर सचमुच मतलब मेरी तो आंखें खुल गई हैं। अगर इस स्तर की साजिशें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतवर्ष के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, हालांकि एक औद्योगिक घराना देश है ये मैं नहीं मानता, पर अगर हो रही हैं तो बैठे बैठे हम कर क्या रहे हैं? नरेंद्र भाई मोदी की इतनी पराक्रमी सरकार, इतनी पराक्रमी हुकूमत जो दूसरे देशों में युद्ध रुकवा देती है, वो इस मौके पर क्यों खामोशी से बैठी रही और अभी भी क्यों खामोशी से बैठी है? देखिए किस तरह से पूरी सरकार और पूरा एक राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ है वो एक औद्योगिक घराने पर जरा सी कोई बात होती है तो पूरी तरह उसके पीछे खड़ा हो जाता है। ये सोचने की बात है। मुद्दा ये नहीं है कि हिंडनबर्ग अपना कारोबार समेट रहा है, खुश होइए, नाचिए, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि अब हिंडनबर्ग नाम की कोई चीज नहीं रहेगी तो आगे कोई रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स नहीं आएंगी, ऐसा आपको लगता है, बहुत अच्छा है, खुशी की बात है। लेकिन बात यह है कि हिंडनबर्ग अगर अपना कारोबार समेट भी लेगा तो अगर उसने कोई गड़बड़ियां की होंगी, अगर उसने कोई ऐसे काम किए होंगे जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, तो कार्रवाई तो आगे भी उसके खिलाफ हो सकती है। अमेरिका की सरकार कर सकती है, भारत की सरकार भी उसमें दखल दे सकती है, तो इसमें कौन सी बात है? मूल मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंडनबर्ग ने कोई एक रिपोर्ट नहीं दी है। अडानी जी तो एक व्यक्ति हैं, 100 से ज्यादा पॉइंट है। तो उन 100 से ज्यादा रिपोर्ट्स में से कितनी रिपोर्ट्स ऐसी सुधांशु जी वो कह रहे भाई फैक्ट्स पे बात करो, आप फैक्ट्स की बात कर रहे हो तो वो फैक्ट्स बताओ जो उस रिपोर्ट में बताया गया वो सही था या नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं, मृत्युंजय जी आ रहा है। अब मैं वो भी बताता हूं। देखिए पंकज जी का भी पूर्वाग्रहग्रस्त प्रवचन मैंने सुना सतीश जी आ रहा हूं। और सतीश जी ने कहा था, पंकज जी ने कहा एक शेडी बिजनेसमैन या शेडी कंपनी, और सतीश जी ने कहा चौड़े से उसको रोकने के लिए थे। तो पंकज जी आपको पता है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट की गई नवंबर में, उसमें किन राज्य सरकारों के बारे में कहा गया है कि इन्होंने रिश्वत दी है? तेलंगाना किसकी सरकार? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ किसकी सरकार? कांग्रेस की। तमिलनाडु किसकी सरकार? डीएमके की। आंध्रा किसकी सरकार? जगनमोहन रेड्डी की। उड़ीसा किसकी सरकार? बीजू जनता दल की। मुझे तो बहुत आश्चर्य है, दर्शकों को समझना चाहिए। राहुल गांधी आके मार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट में सही लिखा है, तो मतलब आपके तेलंगाना के सीएम ने पैसा दिया है क्या? स्टालिन ने पैसा दिया है क्या? जगनमोहन रेड्डी ने पैसा? अरे उन्हें खुद आके कहना चाहिए कि मैंने दिया है कि नहीं। सतीश जी आ रहा हूं। और आइए अब सतीश जी को बताता हूं, चौड़े से अडानी को बचाने के लिए खड़े हैं। अडानी को सबसे बड़ा पावर का प्रोजेक्ट कहां मिला? 60,000 करोड़ रुपए का राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? 16,000 करोड़ रुपए का भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने। अब आइए सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला? उद्धव ठाकरे के समय में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? केरल की सरकार ने। और अभी सबसे रीसेंट सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया है? तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने। सतीश जी दिखता नहीं कौन चौड़े से खड़ा है। यही तो समझ में आता देश की जनता को, भैया अपने अपने राज्यों में खटाखट इन्वेस्टमेंट लेना है, पंकज जी के शब्दों में शेडी कंपनी से। और भैया दिल्ली में शेडी चिल्लाना है और उसी शेडी कंपनी को अपने राज्यों में खटाखट बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देने हैं। बीजेपी शासित राज्यों में कौन से कॉन्ट्रैक्ट गए बताइए?